Hello students, welcome to online tutorial by Anmi and we are discussing chapter electrochemistry. In last lecture of electrochemistry हमने electrolysis डिस्कस किया था। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट हाफ छोड़ दिया था, बीच में छोड़ दिया था। तो हम एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलिसिस पर आ रहे थे, तो उसके पहले मैंने आपका वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस बताया था। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने एक चीज बताई थी कि वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों अलग अलग होते हैं। रीजन उसका क्या है? बिकॉज व्हेन वाटर गेट रिड्यूस देन H प्लस आयन ऑफ वाटर और H प्लस फ्रॉम वाटर इज रिड्यूस टू H2, मीन्स उसका H प्लस जो है वो रिड्यूस होके H2 देता है। बट व्हेन वाटर ऑक्सीडाइज देन ऑक्साइड आयन O डाई नेगेटिव ऑक्सीडाइज टू O2, तो जो उसमें ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है वो O2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो दोनों केस में जब वो रिड्यूस होता है तो एलिमेंट अलग होता है, जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो एलिमेंट अलग होता है। दोनों केस में एलिमेंट अलग अलग होता है, इसलिए वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग अलग होता है। ओके, ये बात क्लियर। सेकेंड थिंग जो बताया था कि वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज वेरी बैड कंडक्टर, तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए दैट इज एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4, उसे हम डाइल्यूट H2SO4 से क्या करते हैं? एसिडिफाई करते हैं, जिससे उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। और हमने एक चीज और भी देखी थी, लास्ट 3 पॉइंट किए थे कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कैथोड पर कितना H2 रिलीज होता है और एनोड पर कितना O2 रिलीज होता है, उन दोनों का मोलर रेशियो निकाला था। दैट मीन्स मोल्स ऑफ H2 रिलीज्ड एट कैथोड इज ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिलीज्ड एट एनोड, या फिर वॉल्यूम ऑफ H2 रिलीज्ड एट कैथोड इज ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज्ड एट एनोड। ये पूरे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे टिल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सम एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्वस H2SO4 से, राइट। तो हमारा फर्स्ट है एक्वस H2SO4। एक्वस H2SO4 हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि वाटर को हमने एसिडिफाई करने के लिए H2SO4 डाला ही था। जब भी हम किसी भी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस कंसीडर करें तो हमको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। ओके, आप चाहे तो हिंट के तौर पे साइड में लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई कि सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, विच आयंस और एंड स्पीसीज आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, राइट। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कि सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है। स्टेप 2, अब जो जो स्पीसीज सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनमें से विच स्पीसीज कैन अंडरगो रिडक्शन, मीन्स उसमें किस किस का रिडक्शन पॉसिबल है, एंड विच स्पीसीज कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो हम बाइफरकेट कर लेंगे कि कैथोड पर जाने वाली स्पीसीज कौन सी है और एनोड पर जाने वाली स्पीसीज कौन सी है, ये भी हमने सेपरेट कर लिया। और थर्ड स्टेप जो होता है, नाउ फॉर ऑक्सीडेशन, जो एनोड पर होगा उसके लिए हम एनोड पर जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है उनका हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर करेंगे। ओके, सो स्पीसीज हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्रेफरेबली ऑक्सीडाइजेस। ओके, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा? प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज होगा। सिमिलरली जब हम कैथोड पर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, सो स्पीसीज हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल, species having higher reduction potential will preferably reduce, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और क्या होगा? जो स्पीसीज रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो सॉल्यूशन के अंदर रह जाएंगे। ओके, तो इसमें हमको 3 चीजें देखनी है। ऑक्सीडेशन, एनोड पर कौन सी रिएक्शन पॉसिबल, एनोड और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट क्या बना, और थर्ड, सॉल्यूशन में क्या रह गया। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद एक्वस H2SO4। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप जो हमको देखना है,
सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, H प्लस आयन जो H2SO4 से आया, दूसरा सल्फेट आयन ये भी कहां से आया, H2SO4 से आया, फिर वाटर है तो वाटर रहेगा। अच्छा, वाटर आयोनाइज भी होगा, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट के कारण वाटर का आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई वाटर भी पार्टली आयोनाइज तो होता ही है ना, लेकिन वाटर से जो H प्लस या OH बनेगा वो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण यहां पर हम क्या लिख देते हैं, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, यहां पर क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा इन दोनों का, तो हम H प्लस आयन एंड OH आयन फ्रॉम वाटर फ्रॉम H2O वो कैसा हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, राइट, वो कैसा हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। अगर छोटा दिख रहा है तो मैं रिपीट कर देती हूँ, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट H प्लस आयन एंड OH आयन फ्रॉम वाटर इज नेग्लिजिबल। ओके, तो बेसिकली हमारे पास H प्लस आयन होगा, सल्फेट होगा, वाटर होगा, और जो OH सपोज दैट कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा कि भाई OH भी तो प्रेजेंट है, लेकिन ये कैसा है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में OH तो कैसा होता है, नेग्लिजिबल, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। अब हम आते हैं हमारा सेकंड स्टेप, हम देखते हैं एनोड पर क्या क्या पॉसिबल है। एनोड पर किस किस का ऑक्सीडेशन हो सकता है, सो एनायन का ऑक्सीडेशन होगा और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी देखें तो हम वाटर की देखेंगे, H2O गेट ऑक्सीडाइज टू गिव O2 प्लस 4H प्लस बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वाटर का वो कितना है, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 वोल्ट। ओके, -1.23 वोल्ट, मैं बॉक्स में कर देती हूँ क्योंकि वो रेड कलर से वहां पर मैसी ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए। ओके, अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी किसकी है, सल्फेट आयन के ऑक्सीडेशन की है। तो सल्फेट आयन जब मैंने आपको मॉल्टन K2SO4 का बताया था, तब बताया था कि सल्फेट आयन परऑक्सो डाइसल्फेट आयन में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O8 डाइनेगेटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल्स टू -2.01 वोल्ट। ओके, ये हमने इन दोनों का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लिया। क्लियर। सिमिलरली हम सारी पॉसिबिलिटी कैथोड पर भी चेक करेंगे। तो अब देखते हैं एट कैथोड, कैथोड पर देखें, कैथोड पर फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, एक तो वाटर ही रिड्यूस हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, H प्लस। तो पहले हम कैटायन को देख लेते हैं फटाफट, है ना, ट्वाइस ऑफ H प्लस बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट रिड्यूसेस टू H2, और जो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है इसका, E0 RP दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट या 0.0 वोल्ट। हमने पढ़ा है ना SHE का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0.0 वोल्ट। तो एक पॉसिबिलिटी ये आ गई विद रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम सेकेंड पॉसिबिलिटी देखें, वाटर का ही रिडक्शन कंसीडर करें। सो ट्वाइस ऑफ H2O बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स टू H2, H2 रिलीज हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव, और यहां पर इसका वाटर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, -0.83 वोल्ट। ओके, तो हमारा स्टेप 2 क्लियर हो गया, हमने दोनों पॉसिबिलिटी लिख ली। ओके, अब हम देखते हैं फिजिबल कौन सा है। एनोड में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, डेफिनेटली वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी। क्लियर। और अगर हम इन दोनों में देखें तो H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। ओके, क्लियर। तो अगर हमको नेट रिएक्शन देखना है तो जो O2 निकलेगा, O2 कहां से निकलेगा, वाटर से निकलेगा, राइट, और H प्लस कहां से निकलेगा, एसिड से निकलेगा। ओके, अभी मैं प्रोडक्ट लिखूंगी तो वहां पर मेंशन कर दूंगी। तो अगर हम प्रोडक्ट लिखें इस इलेक्ट्रोलिसिस के, तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट एट एनोड।
एनोड पर क्या निकल रहा है? O2 निकल रहा है। और O2 कहां से निकल रहा है? O2 रिलीजेस, आप रिलीजेस लिख लेना, फ्रॉम H2O। ये मैंने इसलिए लिखा कि अगर कोई आइसोटोपिक लेबलिंग दी है, जैसे H2O 18 दिया है, तो यहाँ पर O2 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मैं आपकी कन्वीनियंसी के लिए यहाँ पर क्या करती हूँ कि यहाँ पर एस्ट्रिक्स लगा देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? एस्ट्रिक्स वाला O2 निकल जाएगा, राइट। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि H2 और यहाँ 18 दे दिया जाता है, तो O2 रिलीज होगी तो O2 18 वाला होगा या O2 16 वाला होगा। सो दैट इज व्हाई इट शुड बी वेरी क्लियर कि O2 कहां से रिलीज होगा? वाटर से होगा। अब हम आते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर जो H2 रिलीज हो रहा है, ये रहा कैथोड, इस पर जो H2 रिलीज हो रहा है वो किससे हो रहा है? एसिड से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर का जो H+ था वो तो हमने कॉमन आयन इफेक्ट के कारण नेग्लेक्ट ही कर दिया है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एट कैथोड अगर हम लिखें तो क्या रिलीज होगा? डेफिनेट सी बात है, H2 रिलीज होगा। और H2 किससे रिलीज होगा? फ्रॉम H2SO4 या फ्रॉम एसिड, राइट। तो H2 कहां से आएगा? H2SO4 से आएगा। ओके, अब इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी H2SO4 नहीं दिया जाता। एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहीं पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा पूछा, एक्वस D2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट है ना, तो ऐसा लिख लेती हूं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ D2SO4, राइट। D2SO4 का लिखना है। अब D2SO4 H की जगह क्या आ गया? D आ गया। तो जो प्रोडक्ट H2SO4 से निकल रहा है वो यहां पर आएगा ड्यूटेरियम उसकी जगह आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? एट एनोड। एट एनोड तो एज यूजुअल क्या निकलेगा? O2 फ्रॉम वाटर, मैंने फ्रॉम नहीं लिखा, फ्रॉम वाटर। एंड एट कैथोड क्या होगा? D2, अंडरलाइन कर देती हूँ, है ना, सॉरी, एट हटाती तो स्पेस कम लगेगा, यहां पर अपन लिख लेते हैं एनोड का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो एनोड पर क्या निकलेगा? O2, कहां से निकलेगा? फ्रॉम वाटर। और अगर हम कैथोड देखें तो कैथोड पर क्या निकलेगा? कैथोड पर D2 निकलेगा, कहां से निकलेगा? D2SO4 से। ओके, तो अगर हम H2SO4 की जगह D2SO4 लें तो अब वहां H2 नहीं निकलेगा, वहां पर क्या निकलेगा? D2। इसी तरह से अगर वाटर में हमने कोई आइसोटोपिक लेबलिंग की है तो O2 में सेम आइसोटोप आएगा। ओके, अब इसके बाद कितना वॉल्यूम O2 और H2 का रिलीज हुआ ये हम पिछले लेक्चर में देख ही चुके हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो, लास्ट लेक्चर आप देख लेना, मैं ओरली बोल दे रही हूँ, लिखूंगी नहीं, क्योंकि जब हम O2 में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इक्वेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसे 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ H2 रिलीज्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, राइट। ये हम पहले लिख चुके हैं, है ना। और सेम मैनर में हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ H2 रिलीज्ड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज्ड। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हमको ये बहुत अच्छे से करना है। देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है कि जब हम H2SO4 का कंसंट्रेशन क्या करते हैं? चेंज करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहां हम सबसे पहले ले रहे हैं केस 1। केस 1 क्या? कि जब हम H2SO4 का कंसंट्रेशन लेस देन 50% वेट बाय वेट लें, मींस जो हमने H2SO4 लिया है उसका कंसंट्रेशन, परसेंट वेट बाय वेट आपको पता है ना, लेस देन 50% वेट बाय वेट है। ओके, मतलब H2SO4 का अमाउंट 50% से कम है। इन दैट केस अभी हमने जो पढ़ा है वही होगा, मींस एट एनोड वाटर विल ऑक्सीडाइज एंड एट कैथोड H+ विल रिड्यूस। तो यहां पे मैं लिख देती हूं कि क्या क्या होगा। एनोड पर क्या होगा? लिख देते हैं H2O ऑक्सीडाइज्ड
H2O is oxidized, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, H2O is oxidized, ओके, एनोड पर। और कैथोड पर देखिए, कैथोड पर तो एज यूजुअल H प्लस इज रिड्यूस्ड, राइट, H प्लस रिड्यूस होगा, जो हमने केस अभी तक पढ़ा। अब हम लेते हैं केस 2। केस 2 अगर हम लें, केस 2 क्या करें कि H2SO4 का कंसंट्रेशन हम क्या करें, 50% वेट बाय वेट से ज्यादा कर दें, ग्रेटर देन 50% वेट बाय वेट। मैं ब्लू से ही लिख देती हूँ क्योंकि रेड पेन काफी डल हो रहा है, या आई चूज अनदर वन, है ना। तो अगर हम यहां पर क्या लिखें, H2SO4 का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 50% वेट बाय वेट, उससे हम ज्यादा ले लें, ओके। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, कैथोड पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैथोड पर तो H प्लस ही क्या होगा, रिड्यूस होगा, लेकिन इस केस में सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, राइट। अच्छा, क्योंकि इस पर चार्ज है, इस पे चार्ज है तो इसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है। भाई रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने के लिए आयन को चल के इलेक्ट्रोड तक जाना पड़ेगा ना, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में आयनिक मोबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर? क्या रोल प्ले करती है? आयनिक मोबिलिटी। ये चार्ज स्पीसीज है और ये न्यूट्रल है, तो डेफिनेटली एनोड कैसा टर्मिनस है इलेक्ट्रोलिसिस में? पॉजिटिव टर्मिनस है, ओके। और इस पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर दो चीज हो गई, भले ही इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, लेकिन ये कोशिश तो करेगा ना, एनोड तक पहुंचने की कोशिश तो करेगा ना, तो उसमें भी, और वहां भले ही एनोड पर जाकर वो रिजेक्ट कर दे एनोड उसको कि तेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा नहीं है, मैं तेरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, भले ही एनोड उसे क्या कर ले, रिफ्यूज कर दे। लेकिन अब आप एग्जाम्पल सोचो, जब सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो वो भी चिल्लाएगा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है, ओके। तो सिंपली जो कि यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा, राइट, अगर क्या होगा, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और मैं एक बात बताऊं, इसको हम नर्स्ट इक्वेशन से बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो एनाइनिक कंसंट्रेशन के कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आपको मैं रफली वहां यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ और रब कर देती हूँ। देखो क्या होगा, अगर सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होगा, ये सॉरी मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं, इस रिएक्शन का अगर मैं क्यू लिखूं तो क्यू क्या होगा बेटा, H2O8 डाइनेगेटिव का कंसंट्रेशन अपॉन SO4 डाइनेगेटिव का कंसंट्रेशन, राइट, यही होगा, रेज टू पावर 2। क्लियर? अब अगर अपन सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखें, राइट, नर्स्ट इक्वेशन लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, देखो, EOP इक्वल्स टू E0 OP, है ना, माइनस 0.06, मैं उस टेम्परेचर पे कर लेती हूँ, N log Q की जगह हम क्या देखें, H2O8 डाइनेगेटिव अपॉन SO4 डाइनेगेटिव रेज टू पावर 2, ओके। अब अगर आप देखें तो इस केस में ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये इसके कंसंट्रेशन के क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया कि नहीं आ गया, ओके। तो जब क्या होता है, जब H2SO4 का कंसंट्रेशन 50% वेट बाय वेट से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेंज नहीं होता, लेकिन क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है, राइट। अब जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो ये रिएक्शन क्या करने लगेगी, डोमिनेट करने लगेगी, ओके, वेरी क्लियर। तो अब आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, मैं एक और लिख देती हूँ कि स्टैंडर्ड जो E0 EOP है, मैं रेड कलर से लिख देती हूँ क्योंकि इसे मैं रब करूंगी, तो EOP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सल्फेट, थोड़ा यहां से लिख देती हूँ, EOP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सल्फेट आयन कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2, है ना, वो माइनस का साइन है तो वहां इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ।
तो जब हम इसका H2SO4 का कंसंट्रेशन 50% वेट बाय वेट से ज्यादा लेंगे तो ड्यू टू ग्रेटर ईओपी सल्फेट आयन प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज। और ऐसा एग्जांपल अभी हम NaCl में भी लेंगे, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल है, एक्सेप्शनल या स्पेशल एग्जांपल आई शुड से, बाकी हम किसी में कंसीडर नहीं करते। एक H2SO4 में कंसीडर करेंगे और हम NaCl में कंसीडर करेंगे। ओके, NaCl में तो खैर हम कंडक्टिविटी कंसीडर करेंगे, कंसंट्रेशन का वहां हमको ज्यादा रोल करना ही नहीं है। ओके, वहां पर सीधे कंडक्टिविटी कंसीडर होगी, लेकिन कंसंट्रेशन का रोल सिर्फ हमको किसमें देखना है, H2SO4 में देखना है। तो बिल्कुल दिमाग में रख लो कि सल्फेट आयन के कंसंट्रेशन का जो रोल है और कंसंट्रेशन से सल्फेट आयन डोमिनेट करना है, ये सिर्फ और सिर्फ हमको H2SO4 में करना है। बाकी CuSO4, ZnSO4 किसी में आगे जो मैं बताऊंगी आपको किसी में ध्यान नहीं रखना। ओके, क्लियर। तो अब मैं इसको रब कर देती हूं यहाँ पर, है ना, आप नोट कर लीजिए, मैं रब कर देती हूँ, अपन आगे का स्टेटमेंट यहीं पर लिखेंगे। तो इस केस में जब H2SO4 कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ग्रेटर देन 50% वेट बाय वेट हो जाए, तो यहां क्या होगा, एनोड पर क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, SO4 डाई नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड, राइट। ये ऑक्सीडाइज होगा। और कैथोड पर तो एज यूजुअल क्या चल रहा है, कैथोड पर क्या चल रहा है, कैथोड पर एज यूजुअल क्या होगा, H+ इज रिड्यूस, H+ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, अब कुछ बच्चों के मन में जनरली ये डाउट आता है कि मैम यहां पर भी कभी H2O डोमिनेट कर जाएगा। H2O इसलिए डोमिनेट नहीं करेगा, उसका एक रीजन है, बिकॉज H आयन कंसंट्रेशन इज टू हाई। यहां हमने H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना लिया है, ग्रेटर देन 50% वेट बाय वेट। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है और उसका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, H2O का रिडक्शन पोटेंशियल भी कम है, वो कितना है, -0.83 वोल्ट। ओके, एक तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, तो ये दोनों ही फैक्टर है, दैट इज वाई इस कैथोड पर वाटर का रिडक्शन डोमिनेट नहीं करेगा। डोमिनेंस कहां आएगी, सल्फेट आयन के केस में आएगी। ओके, और मैं आपको रीजन बता चुकी हूँ कि इसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा है, एक तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा, और बाय द टाइम क्या होता जाएगा कि इसका जो है इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जब अगर हम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसंट्रेशन के क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ओके, सो इट इज द केस व्हेन H2SO4 कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 50% वेट बाय वेट। अब एक थर्ड ले लेते हैं कि सपोज दैट ऐसा कोई केस हो कि जहां दोनों का कंसंट्रेशन, मतलब H2SO4 का कंसंट्रेशन एग्जैक्टली 50% वेट बाय वेट। ऐसा भी डाउट आता है बच्चों को कि मैम ऐसा होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैथोड पे तो दिमाग लगाना ही नहीं है, कैथोड पर हमेशा क्या होगा, H+ रिड्यूस होगा। लेकिन जब हम 50% वेट बाय वेट लेंगे देन बोथ द रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली, राइट, मींस वाटर का भी ऑक्सीडेशन होगा और सल्फेट आयन का भी ऑक्सीडेशन होगा। तो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, एट एनोड बोथ ऑक्सीडेशंस या बोथ ऑक्सीडेशंस अकर simultaneously। ओके, ये तब होगा जब हम H2SO4 का कंसंट्रेशन एग्जैक्टली 50% वेट बाय वेट लेंगे। तो ये जो तीनों केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैथोड के लिए स्पेस नहीं है मैंने तो वहां लिखा नहीं है, कैथोड पर एज यूजुअल H+ क्या होगा, रिड्यूस होगा। ओके, तो ये बिल्कुल याद रखना है कि H2SO4 में सल्फेट कब डोमिनेट करता है। ओके, नाउ वी विल लुक एट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें जो हम नेक्स्ट ले रहे हैं, जो हमने एक्वस H2SO4 लिया उसके बाद हम लेते हैं एक्वस CuSO4, राइट। अब हम लेते हैं एक्वस
CuSO4। क्लियर? एक्वस CuSO4 में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमको क्या निकालना है? स्पीसीज। हमारे पास यहाँ पर क्या है? कॉपर आयन है सॉल्यूशन में, सल्फेट आयन है सॉल्यूशन में, राइट, और साथ में क्या है? वाटर है। ओके, अब सेकंड स्टेप हम देखेंगे पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं एट एनोड, राइट, हम क्या देखते हैं? एट एनोड। फर्स्ट पॉसिबिलिटी एनोड पर सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होगा वाटर की प्रेजेंस में, हमको पता है ना। तो फर्स्ट हमारी जो पॉसिबिलिटी है, H2O ऑक्सीडाइज होगा O2 प्लस 4H प्लस बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज EOP इक्वल्स टू -1.23 वोल्ट, है ना। इतना ही है, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। उसके बाद हम सेकंड पॉसिबिलिटी देखें। हमको पता है वैसे कि सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सल्फेट H2SO4 के केस में तो इसलिए किया कि जब कंसंट्रेशन 50% से ज्यादा हुआ तब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। यहाँ पर तो ऐसा कोई केस ही नहीं है, तो यहाँ ये एक्वस मीडियम में है, तो इट विल ऑक्सीडाइज टू गिव S2O8 डाइनेगेटिव पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज E0OP दैट इज -2.01 वोल्ट। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम इसको भी बॉक्स में कर देते हैं। अगेन आप समझ ही गए होंगे कि अब हम देख रहे हैं पॉसिबिलिटीज एट कैथोड। हम कैथोड की पॉसिबिलिटीज चेक करें तो कैथोड पर जो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, एक तो वाटर की है नो डाउट, ट्वाइस ऑफ H2O बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट रिड्यूसेस टू H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव, और यहां इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज -0.83 वोल्ट। ओके, अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी देखें। सेकंड पॉसिबिलिटी कॉपर आयन भी रिड्यूस हो सकता है, सो Cu डाई पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन से बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स टू Cu सॉलिड, ये डिपॉजिट हो जाएगा, और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है E0RP दैट इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट। हो गया सेकंड स्टेप। अब इसमें हमको कंपेयर करना है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा? पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो चेक करें यहां पर किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? नो डाउट वाटर का, तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी। इन दोनों में से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा? मैं ब्लू से मार्क लगा देती हूँ, कॉपर क्या होगा? रिड्यूस होगा। ओके, अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्शन क्या क्या हो रही है वो तो हमको पता चल ही गया। एनोड पर क्या क्या बनेगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वाटर का, तो हम क्या लिखेंगे? O2 रिलीजेस, राइट, लिख देते हैं O2 रिलीज होगा, राइट, और कैथोड का जो प्रोडक्ट होगा ऑब्जर्व वो क्या होगा? कैथोड पर कॉपर आयन डिपॉजिट होगा, Cu डिपॉजिटेड, राइट। अब इन दोनों का मोलर रेशियो भी हम निकाल लेते हैं। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं और यहां पर 2, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्या होगा कि 1 मोल O2 रिलीज होता है, देन 2 मोल्स ऑफ कॉपर क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। तो हम इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ Cu डिपॉजिटेड, है ना, या ऐसा अलग लाइन में लिख लेते हैं। यहां पर मोल्स ऑफ Cu डिपॉजिटेड और that is equal to moles of Cu aqueous reduced, ये दोनों बराबर हैं, that is 2 into moles of O2 released at anode, right, है ना। तो जितना कॉपर डिपॉजिट होगा, जितने मोल कॉपर डिपॉजिट होगा उतने मोल ही कॉपर आयन रिड्यूस होगा, और वो जो उसके मोल्स होंगे वो O2 के मोल से क्या होंगे? जस्ट डबल होंगे। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है कि सॉल्यूशन में क्या क्या रह जाता है।
सॉल्यूशन के अंदर क्या रह गया, देखो सल्फेट आयन का कुछ नहीं हुआ तो सल्फेट आयन रह गया, साथ में वाटर का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ये H+ आयन है, ये सॉल्यूशन में आ गए, राइट। ये किस में आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। तो देखें सॉल्यूशन में क्या आ गया, वाटर के ऑक्सीडेशन से H+ आयन आ गया, सल्फेट आयन ऑलरेडी प्रेजेंट ही था, कॉपर आयन तो खत्म हो ही रहा है। तो बेसिकली सॉल्यूशन में सपोज दैट हमने ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस किया कि जितना हमने कॉपर आयन लिया था पूरा कॉपर आयन रिड्यूस कर दिया, ओके, दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूरा कॉपर आयन रिड्यूस कर दिया। तो व्हेन कंप्लीट कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड तो सॉल्यूशन में क्या बचा H+ आयन एंड सल्फेट आयन। आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलकर बना लेंगे H2SO4, राइट। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, और पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, डिक्रीजेस। मैंने इन शॉर्ट लिख दिया, आप पूरा स्टेटमेंट लिख लेना, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ये रिएक्शन H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होती है, कॉपर भी डिपॉजिट हो जाता है, साथ में H2SO4 भी बन जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम कितने मोलर कॉपर सल्फेट लें तो कितना मोलर H2SO4 मिले। मींस हमको एक रिलेशन फाइंड करना है कि कॉपर सल्फेट की हम कितनी मोलैरिटी लें तो H2SO4 की मोलैरिटी क्या होगी। बहुत सिंपल है, हम वहां से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम कॉपर आयन और O2 का रिलेशन जानते हैं और O2 एंड H+ का रिलेशन जानते हैं। तो यहां पर हम इन शॉर्ट लिख लेते हैं, दोनों रिलेशन से कंबाइन करके लिख लेंगे। देखो, मोल्स ऑफ O2 रिलीज्ड, इस वाले राइट से लिखिए, है ना, मोल्स ऑफ O2 रिलीज्ड, ये कितना हो जाता है, जब 4 मोल्स ऑफ H+ आयन होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू मोल्स ऑफ H+ आयन फॉर्म्ड, राइट, है ना। जब 4 मोल H+ आयन बनते हैं तब 1 मोल O2 रिलीज होता है, राइट। और O2 और कॉपर आयन का रिलेशन भी हमको पता है, यस और नो, पता है कि नहीं पता। अच्छा, सल्फेट आयन का भी अभी अपन देखेंगे, तो हम कॉपर आयन और H+ आयन में रिलेशन निकाल सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम बोलें तो यहां पर और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ O2 रिलीज्ड इक्वल्स टू 1/2 इंटू मोल्स ऑफ कॉपर आयन रिड्यूस्ड, राइट। उसके क्या होगा, जस्ट हाफ ही होगा ना। जब 2 मोल कॉपर आयन रिड्यूस होगा तो 1 मोल O2 क्या होगा, रिलीज होगा। अब हम इन दोनों का रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना, बिल्कुल इजीली निकल जाएगा, अभी अपन आगे करेंगे। और साथ में एक चीज और, कॉपर आयन से सल्फेट कितना बना, तो देखो सपोज दैट हमने CuSO4 की मोलैरिटी ली है X मोलर, क्या लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, ये X मोलर लिया है, ओके। अब देखते हैं, जब ये X मोलर है तो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन भी, इसकी मोलैरिटी भी X होगी, भाई 1 मोल से 1 मोल ही मिलेगा। और सल्फेट आयन की मोलैरिटी भी कितनी होगी, X होगी। यहां तक बिल्कुल क्लियर, मींस सल्फेट आयन की मोलैरिटी और कॉपर सल्फेट आयन की मोलैरिटी इक्वल होगी। तो हमारे पास सल्फेट आयन तो कितना हो गया, X मोलर हो गया, राइट। अब अगर हमारे पास कॉपर आयन X मोलर है तो H+ कितना बनेगा, जरा देखें। अगर कॉपर आयन X मोलर है तो O2 कितना बनेगा, X/2 बनेगा, राइट। और H+ कितना बनेगा, X/2 इंटू 4, है ना। तो अब देख लेते हैं यहां पर, तो मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया, या मोल्स ऑफ, अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन में लेके चल रहे हैं, हम डायरेक्ट रिलेशन लिख लेते हैं। तो मोल्स ऑफ O2 इक्वल्स टू कितना है, 1/2 मोल्स ऑफ कॉपर आयन, और दैट इज इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H+ आयन, राइट। अब हम इन दोनों O2 को छोड़ देते हैं, इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं, राइट।
तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, मोल्स ऑफ H प्लस आयन इक्वल्स टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Cu डाई पॉजिटिव आयन रिड्यूस, राइट, है ना। यही रिलेशन आया क्योंकि हमने इन दोनों से रिलेशन निकाल लिया। अब हम मोलैरिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, देयरफॉर अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, H प्लस आयन की जो मोलैरिटी है दैट इज 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ कॉपर आयन, राइट। कॉपर आयन की मोलैरिटी कितनी है, X, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर H आयन की मोलैरिटी कितनी हो गई, 2x, राइट। H आयन की भी मोलैरिटी आ गई, ये आ गई कितनी, 2x। सल्फेट आयन की भी कितनी आ गई, x आ गया। तो अब फाइनली H2SO4 की मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, दैट विल बी x, क्योंकि H2SO4 में 2 मोल्स H प्लस आयन है, ओके। तो 2 मोल्स H प्लस आयन और 1 मोल सल्फेट आयन मिलके क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर अपन बिल्कुल सीधा देखें तो जो मोलैरिटी हमने कॉपर सल्फेट की ली थी एग्जैक्टली वही मोलैरिटी हमको H2SO4 की मिलेगी, ओके। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और जो मोलैरिटी हम CuSO4 की लेंगे वही मोलैरिटी हमको H2SO4 की मिलेगी, ओके। नाउ वी विल लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल AgNO3। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एक्वस AgNO3, राइट। अब हम फटाफट इस पर स्टेप लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हम आयंस आइडेंटिफाई करें। आयंस क्या है, Ag प्लस एक्वस है, नाइट्रेट आयन है एक्वस, और साथ में वाटर है। एक चीज और, क्योंकि नीचे लिखूंगी उसके पहले ही मैं बता देती हूँ, जब AgNO3 एक्वस आयोनाइज होगा देन इट विल गिव Ag प्लस एंड NO3 नेगेटिव। तो इन सब की मोलैरिटी कैसी होगी, इक्वल होगी, राइट। कंप्लीटली आयोनाइज है ना, तो अगर इसकी मोलैरिटी हम X लेंगे तो इसकी मोलैरिटी भी हमको X मिलेगी और इसकी मोलैरिटी भी X मिलेगी, राइट। ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ AgNO3 गिव्स 1 मोल ऑफ Ag प्लस एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन। तो फाइनली हमको ये याद रखना है कि सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन की मोलैरिटी AgNO3 की मोलैरिटी के इक्वल होगी, ओके। अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड स्टेप है कि एनोड पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो एट एनोड अगर हम चेक करें तो अगेन ऑक्सीडेशन, नाइट्रेट का तो नहीं होगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है वहां पर, और वो किसका पॉसिबल है, वाटर का। तो ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना है। हाउएवर यहाँ जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको कंपेयर नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं लिख रही हूँ इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन कितना है, -1.23 वोल्ट। अब हम सेकंड आते हैं कैथोड पर, राइट। तो अब देखते हैं एट कैथोड क्या होता है। कैथोड पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट, वाटर का भी रिडक्शन हो सकता है और सिल्वर का भी हो सकता है। तो वाटर का रिडक्शन ट्वाइस H2O, by taking 2 electron it gives H2 and twice OH नेगेटिव, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, आई थिंक अब याद हो गया होगा, दैट इज -0.83 वोल्ट, ओके। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, वो सिल्वर का लेते हैं। सिल्वर एक्वस Ag, by taking 1 electron सिल्वर गेट डिपॉजिटेड, और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है E0RP, दैट इज 0.8 वोल्ट, ओके। अब हम पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। तो एनोड पर तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी नो डाउट सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर का रिडक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, एट एनोड वाटर गेट ऑक्सीडाइज, वाइल एट कैथोड सिल्वर आयन गेट रिड्यूस्ड और सिल्वर गेट डिपॉजिटेड, ओके। आप ये स्टेटमेंट लिख लेना वीडियो पॉज करके। एट एनोड वाटर गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड O2 इज रिलीज्ड, ओके। साथ में क्या हो रहा है, O2 रिलीज हो रही है। एंड एट कैथोड सिल्वर आयन गेट इज रिड्यूस्ड एंड सिल्वर गेट डिपॉजिटेड।
अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट्स की, कि हम प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। ओके, एनोड पर अगर हम देखें तो एनोड पर क्या रिलीज हो रहा है, नो डाउट O2 रिलीज हो रहा है। ओके, तो यहां पर हम लिख देते हैं एनोड पर क्या आ रहा है, O2 रिलीज हो रहा है ना, O2 इज रिलीज्ड। कैथोड पर अगर हम देखें तो कैथोड पर क्या हो रहा है, Ag डिपॉजिटेड, Ag इज डिपॉजिटेड, राइट। अब हमारी बारी आती है कि इनके मोलर रेशियो को निकालें। वहां 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो यहाँ हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि मोल्स जो है सिल्वर के, मोल्स ऑफ Ag प्लस रिड्यूस्ड इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Ag प्लस डिपॉजिटेड, ये तो दोनों बराबर ही होंगे ना, डिपॉजिटेड इक्वल्स टू 4 इंटू मोल्स ऑफ O2 रिलीज्ड, राइट। उससे 4 टाइम्स होंगे भाई, वहां 1 मोल रिलीज हो रहा है तो क्या हो रहा है 4 मोल O2, सॉरी 1 मोल O2 रिलीज हो रहा है तो 4 मोल्स ऑफ सिल्वर आयन रिड्यूस हो रहे हैं, या 4 मोल्स ऑफ Ag क्या हो रहा है, डिपॉजिटेड हो रहा है। ओके, ये क्लियर है। अच्छा, H प्लस कितना बनेगा साथ में, क्योंकि यहां पर जब 1 मोल O2 रिलीज हो रहा है तो 4 मोल्स ऑफ क्या निकल रहा है H प्लस, तो ये रिलेशन भी हम साइड में लिख लेते हैं, हमारे आगे काम आएगा। मोल्स ऑफ H प्लस प्रोड्यूस इज इक्वल टू 4 इंटू मोल्स ऑफ O2। अब मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि H प्लस और O2 के मोल्स में 1:4 का रिलेशन होता है, राइट। H प्लस के मोल्स O2 के मोल्स से 4 टाइम्स होते हैं। क्लियर, ये हो गया प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन में क्या क्या रह गया। तो सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन एज इट इज रह गया। ओके, साथ में H प्लस बना तो H प्लस रह गया, और नाइट्रेट जो था वो एज इट इज था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां क्या बन गया, यहां पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया HNO3, राइट। अगेन सॉल्यूशन कैसा हो गया, सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, एंड pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ओके, तो ये रिएक्शन हम HNO3 के प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम AgNO3 की मोलैरिटी और HNO3 की मोलैरिटी में रिलेशन कैसे निकालें। वैसे बहुत क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर अगर हम AgNO3 का मोलैरिटी X ले, सेम वही बता रही हूं, अगर AgNO3 की मोलैरिटी सपोज दैट मैंने X लिया, देन डेफिनेटली Ag आयन की मोलैरिटी भी X होगी और नाइट्रेट आयन की मोलैरिटी भी X होगी, राइट। अब मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले रही हूँ, कितना ले रही हूँ 1 लीटर, तो मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगी मोलैरिटी, तो मेरे पास सपोज दैट मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पिछले में मैंने नहीं लिखा था, अगर किसी को डाउट हो तो लिख लेना। इन, मुझे अभी याद आया कि लिख देती हूँ, इन 1 लीटर सॉल्यूशन अगर हम देखें तो मोल्स ऑफ Ag प्लस इक्वल्स टू X एंड मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन वो भी कितना हो गया, X हो गया। तो हमारे पास Ag के भी X मोल है और नाइट्रेट के भी X मोल है। अब हम निकाल सकते हैं कि O2 कितना रिलीज होगा, O2 कितना रिलीज होगा 1/4 होगा, राइट। या हम एक काम कर सकते हैं, देखो इसका भी 1/4, इसका भी 4 इंटू O2 का रिलेशन है और उसका भी 4 इंटू O2 का रिलेशन है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, मोल्स ऑफ H प्लस फॉर्म्ड इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Ag प्लस रिड्यूस्ड, राइट। यही रिलेशन आया ना, H प्लस के जितने मोल बने Ag के उतने ही रिड्यूस होंगे। तो Ag के कितने मोल्स हैं, X हैं, और दैट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में नाइट्रेट भी उतना ही बचेगा। ओके, तो ये हमारे पास अगर X है तो ये भी X है और ये भी X है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, और दैट इज इक्वल्स टू X। अब हमारे पास X मोल्स ऑफ H प्लस है,
x moles of nitrate ion in 1 liter solution. Therefore, अगर हमको HNO3 की मोलैरिटी बोला जाए तो वो कितना हो जाएगा, x बाय 1 लीटर है तो मैं 1 कर देती हूँ, तो मोलैरिटी भी फाइनली कितना आ गया, x. तो अगेन कंक्लूड हम क्या कर सकते हैं कि जो मोलैरिटी हम AgNO3 की लेंगे वही मोलैरिटी हमको किसकी मिलेगी, HNO3 की मिलेगी. ओके, सो इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3. ऐसे ही आप जैसे कॉपर सल्फेट वाला एग्जाम्पल जो किया है उसको देखकर आप ZnSO4 का भी इलेक्ट्रोलिसिस कंपेयर कर सकते हैं, NiSO4 का भी कर सकते हैं. तो मैंने 2 बार मेटल अलग अलग कर लिया और एनायन अलग कर लिया. तो आप सारे सल्फेट सॉल्ट का भी ले सकते हैं, सारे नाइट्रेट सॉल्ट का भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं. ओके.